गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। पिछले 3 से 4 दिन तक हमारी साइंस की कोई भी क्लासेज नहीं गई, उस चीज़ के लिए सॉरी। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट, वो श्वसन तंत्र चल रहा था। श्वसन तंत्र का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। सेकेंड पार्ट में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि श्वसन तंत्र में फर्स्ट पार्ट में हमने श्वास और श्वसन दोनों चीजें पढ़ ली थी। श्वास लेना क्या होता है, श्वसन क्या होता है। उसके बाद जो हमारा था ये बिल्कुल जो हमारे पार्ट्स थे, देखो सबसे पहले हमने यहाँ से एपिग्लोटिस से शुरू किया है। ये हमारे पास डायग्राम है। एपिग्लोटिस, श्वास नली, फुफ्फुस, झिल्ली, कुपिका, सभी के बारे में डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पार्ट पढ़ेंगे कि हमें सांस कहाँ से लेना चाहिए, नासा द्वार। किससे लेना चाहिए, नासा द्वार। यहीं से एक हमारा क्वेश्चन आता है जिसको हम यदि सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं, नाक। कि सांस कहाँ से लेना चाहिए, नाक से। क्यों? सबसे पहले तो नाक में हेयर्स होते हैं जो किसका काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। मीन्स जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नाक के हेयर्स में फंस जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट जो डस्ट होती है वो हमारे फेफड़ों के अंदर नहीं जा सकती। दूसरा जो पार्ट होता है हमारे पास कि नाक या नासा द्वार में, नाक में क्या होता है, ब्लड की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे ही सर्दियों में हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि सर्दियों में सांस लेते वक्त जितनी बाहर की वायु का टेम्परेचर कम होता है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो नाक उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे नाक में ब्लड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ से आने तक एपिग्लोटिस तक क्या होती है, जो हमारी श्वास नली और दूसरा होता है हमारी आहार नाल, दूसरी होती है हमारी आहार नाल। दोनों के दोनों क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, एक ही होती है। फिर जो एपिग्लोटिस आता है वो क्या होता है, एक प्रकार का ढक्कन होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो श्वास नली को कवर कर लेता है, और कवर करने के बाद खाना डायरेक्ट किसमें, आहार नाल में चला जाता है। उससे पहले दोनों क्या होते हैं, कॉमन। देखो कई बार हमने देखा होगा कि ढांस आना, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार जब हम खाना खाते हैं तो खाने का कुछ भाग सांस नली में चला जाता है, जिसमें हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ज्यादा प्रेशर के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसी को हम खांसी भी बोल सकते हैं, धांसी भी, अलग अलग जगह उसको बोला जाता है। जैसे सांस नली में क्या आता है, सांस आता है, मीन्स एयर आती है, हवा आती है, तो सीधा वहां पे चला जाता है। फिर हमारे पास आती है फुफ्फुसीय झिल्ली। फुफ्फुसीय झिल्ली क्या करती है, ये फेफड़ों को कवर करती है, फेफड़ों को कवर करती है। मानव शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, 2 फेफड़े पाए जाते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक ही जोड़ी। यहाँ पे आने के बाद जो फुफ्फुसीय झिल्ली होती है ये क्या करते हैं, फेफड़ों को कवर करती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो कुपिका बोलते हैं। कुपिका क्या होते हैं, ये फेफड़ों के अंदर पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, छेद होते हैं। और ये छेद क्या करते हैं कि इसमें से हवा अंदर जाती है, एयर, और एयर ही क्या आती है, बाहर आती है। जैसे किसमें से, कुपिकाओं में से क्या होती है, एयर अंदर जाती है और एयर ही क्या जाती है, बाहर आ जाती है। उसके बाद होता है फुफ्फुसीय द्रव। फुफ्फुसीय द्रव क्या करता है कि फुफ्फुसीय द्रव फेफड़ों में कुपिका प्लस झिल्ली से के अंदर भरा होता है, जो फेफड़ों को कंप्रेस और स्ट्रेस, मीन्स उनको दबाव बनने में, मीन्स दबने के अंदर या हवा भरने के अंदर या हवा उसमें से निकलने में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, जैसे ही डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद उसमें हवा क्या होती है, भरी जाती है। जैसे डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो क्या होता है, फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है, और कम होने के बाद हवा क्या आ जाती है, बाहर। जैसे एक जर्नल एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। जर्नल एग्जाम्पल क्या होता है कि स्पंज वाला रसगुल्ला होता है, जैसे हम उसको दबाते हैं तो उसमें से पूरे का पूरा रस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे ही उसको हम वापस रस में डालते हैं तो रस में वापस डालने के बाद क्या हो जाता है, तुरंत प्रभाव से पूरे का पूरा रस फिर से क्या कर लेता है, उसके अंदर समा जाता है। सेम एज इट इज हमारे जो 2 फेफड़े होते हैं, दोनों के दोनों स्पंज टाइप से होते हैं कि जैसे ही डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो उनका आयतन क्या हो जाता है, कम होता है। जैसे ही वो पूर्ण रूप से नीचे की तरफ गति करता है तो पूर्ण रूप से फैल जाते हैं, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर भरी जाती है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि कितनी एयर भरी जाती है, कितनी होती है, 3.5 लीटर। कितनी होती है,
3.5 लीटर। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी भरी जा सकती है? फेफड़ों का साइज कितना होता है कि 5 लीटर तक एयर क्या होती है ये अपने अंदर भर सकते हैं। ये कैपेसिटी हो गई किसकी? दोनों के फेफड़े। क्लियर हुआ? एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि यदि हम इसी में पार्ट्स की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, 2-3 दिन से लेक्चर का गैप होने की वजह से आप थोड़े से वो हो गए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको कनेक्टिविटी में लेके चल रहा हूँ कि हम श्वसन तंत्र को पढ़ रहे थे। श्वसन तंत्र में हमने श्वसन तंत्र के पार्ट्स पढ़ लिए थे। 2 पार्ट होते हैं, श्वास लेना और श्वसन। उन सभी को क्लियर करने के बाद दूसरे चरण में हमें क्या पढ़ना था कि विद डायग्राम हमें एक बार क्लियर करना था कि श्वसन तंत्र में होता ही क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा? नासाद्वार, जिसमें क्या होता है नाक से हम सांस लेते हैं। क्लियर हो गया? नाक से सांस क्यों लेते हैं, इसके ऊपर भी यदि क्वेश्चन बनते हैं तो हम उनका आसानी से हम उसका आंसर दे सकते हैं। क्या कि नासाद्वार में क्या होता है, नाक में क्या होता है, हेयर्स होते हैं जो किसका काम करते हैं? फिल्टर का काम में करते हैं। दूसरा, नाक के अंदर ब्लड की मात्रा क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम होने के कारण क्या होता है, वो उसमें ब्लड की मात्रा मैक्सिमम होने के कारण वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस एयर की टेम्परेचर को भी सेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक प्रकार का ढक्कन होता है। यदि मैं जनरल एग्जांपल से समझाऊं कि कुछ समय पहले या फिर पहले जो ट्रैक्टर्स आते थे उसका जो साइलेंसर होता था उसके ऊपर एक ढक्कन आता था। जब ट्रैक्टर स्टार्ट होता था तो ढक्कन उठ जाता था, बाद में ढक्कन क्या होता था? बंद हो जाता था। रीजन क्या होता था कि धूल मिट्टी डस्ट पानी वानी को कवर करता था। सेम एज इट इज ये एपिग्लोटिस भी क्या करता है? श्वास नली को कवर कर लेता है। कब? जब हम खाना खाते। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन होता है कि खाना खाते समय श्वास नली को कवर करने वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि श्वास नली, उसके बाद फेफड़ों की बात करें तो कितने फेफड़े होते हैं? 2। दोनों फेफड़ों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पंज स्ट्रक्चर। फेफड़ों में हवा किसके थ्रू भरी जाती है? कुपिकाओं के द्वारा। कुपिकाएं होती क्या है? फेफड़ों में एक प्रकार से क्या होते हैं? छेद होते हैं। जब भी कोई भी सांस की बीमारी होती है, एलर्जी होती है, तो इन छेद में क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के बाद सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई अस्थमा का पेशेंट होता है, दमा का पेशेंट होता है, वो बहुत जल्दी सांस लेता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि उसमें कुपिकाएं, बहुत ज्यादा कुपिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं। सांस उसको चाहिए इसलिए वो जल्दी लेता है, क्योंकि उस शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एयर को अंदर डालना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है कि नीचे की तरफ मूव करता है तो क्या होता है? फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, हवा भरी जाती है। जैसे ऊपर की तरफ मूव करता है तो क्या हो गया? उसमें फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए क्या? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गहरी सांस लेने के दौरान फेफड़े कितनी हवा अंदर लेते हैं? 3.5 लीटर। दूसरा, फेफड़ों की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 5 लीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारे पास कि फेफड़ों का सुरक्षा कवच क्या होता है। यदि मैं यहीं से बात करूं कि फेफड़ों का सुरक्षा कवच क्या होता है, तो फेफड़ों का सुरक्षा कवच होता है पसलियां। क्या होता है? पसलियां बोल दो, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं उनको रिब्स। रिब्स की यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं रिब्स का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये यहाँ से इनको कवर रखते हैं। ये होती हैं रिब्स। आपने डायग्राम में भी देखा होगा पसलियां, वैसे भी पढ़ी होंगी कि ये क्या होती हैं? पसलियां। इंसान में कितनी पसलियां होती हैं? तो या तो 12 पेयर बोल दो, 12 जोड़े होते हैं, या फिर कुल संख्या कितनी होती है? 24। कि पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े, या फिर टोटल कितनी होती है? 24। क्या करती है ये? फेफड़ों का क्या होती है? सुरक्षा कवच। क्या होती है? फेफड़ों का सुरक्षा कवच होती है। फेफड़ों का सुरक्षा कवच मीन्स फेफड़ों की सुरक्षा करती है। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करती है? पसलियां। कितनी होती है? 24। 24 मीन्स 12 जोड़। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि एज के अनुसार जो हमारी सांस लेने की रेट होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। यदि मैं यहीं से बात करूं आपके पास कि एज के अनुसार कितनी होती है, अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होता है 0 से 12। यदि 0 से 12 महीने का कोई भी बच्चा होता है उसकी होती है 30 से 60 पर मिनट। मीन्स 1 मिनट में वो कितनी से बार सांस लेता है? 30 से 60 बार। ऐसी भी नहीं होती। देखो 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। यदि बात करें
कि हार्ट रेट कितनी होती है, हार्ट बीट कितनी होती है, तो 1 मिनट में 72 बार क्या होता है, दिल की धड़कन होती है, धड़कता है। यदि यहीं से श्वास की रेट हम देखें कि यदि 0 से 12 मीन से बच्चा जन्म लेने के बाद 12 मंथ्स का होता है, 1 साल तक क्या होता है, उसकी 30 से 60 तक पर मिनट सांस लेने की कैपेसिटी होती है। दूसरा पार्ट यदि हम उठाएं कि हमारे पास कितना है, 1 से 3 ईयर मीन्स 1 से जो 3 साल का बच्चा होता है वो कितना होता है, 24 से 40। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 4 से 5 ईयर मीन्स 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो कितना होता है, 22 से 34। 6 से 12 साल ये कितना होता है, 18 से 30। और 13 से 18 कितना होता है, 12 से 16। अब यहीं से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही सांस लेने की जो दर होती है वो भी क्या होती है, घटती जाती है। रीजन क्या होता है कि शुरुआत में फेफड़ों का आकार क्या होता है, कम होता है। यदि यहीं से हम बात करें कि जैसे ही 18 के बाद, तो 18 के बाद क्या होती है, ये 18 से 20 होती है। नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है जिसमें कोई भी एज का क्वेश्चन ना हो कि सांस लेने की दर कितनी होती है, तो आंसर होएगा हमारा 18 से 20। वैसे यदि हम बात करें कि यदि एज के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो यही होती है हमारी एज के अकॉर्डिंग कितनी होती है। अलग अलग एज की मैंने आपको काउंट भी की है, प्लस बोर्ड के ऊपर लिखी भी हुई है, आप नोट भी कर सकते हो। 0 से 12 मंथ, 30 से 60, 1 से 3 साल, 24 से 40, 4 से 5 साल, 22 से 34, 6 से 12 साल, 18 से 30, 30 से 18 कितनी होगी, 12 से 16। और यदि वैसे जनरल क्वेश्चन आए कि नॉर्मली जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, ब्रीथिंग रेट जो होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है 18 to 20 पर मिनट की, 18 से 20 1 मिनट के लिए होती है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि श्वसन तंत्र को हमने 2 पार्ट्स में क्लियर किया है। पहला तो क्या हो गया हमारे पास कि पहला किया था हमने उसके पार्ट्स में सांस लेना और श्वसन, दूसरा किया हमने विधि डायग्राम। तो डायग्राम में हमें जो जो पार्ट मैंने बताया उसको हमने विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाए किसके मूवमेंट से फेफड़ों का आयतन बढ़ता है, तो किससे बढ़ता है, डायफ्राम से। कितनी होती है फेफड़ों की संख्या, 2 होती है। कैसे होते हैं, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।